तीन बहुओं की 3 मंजिला खेती और रसोई। बाहर सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही होती है। गांव की कच्ची गलियों में पानी भर चुका होता है। गांव के किनारे मिट्टी और पुरानी ईंटों से बना एक छोटा सा घर बारिश में भीग रहा होता है। छत से कई जगह पानी टपक रहा होता है। घर के अंदर पूरा परिवार चुपचाप बैठकर बाहर बारिश को देख रहा होता है। भगवान करे ये बारिश जल्द बंद हो जाए। बस भगवान किसी तरह इस घर का गुजारा चलाता रहे। उसी समय रसोई में तीनों बहुएं भीगी लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही होती हैं। बड़ी मुश्किल से आग जलती है। नेहा सिलबट्टे पर हरी मिर्च, लहसुन और नमक पीसकर चटनी बना रही होती है। शिल्पा रोटियां सेक रही होती है और प्रियंका रोटियां बेल रही होती है। बस आज इतनी ही चटनी बन पाएगी, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। अभी जो है उसी में सबको पेट भरना होगा। कुछ देर बाद तीनों बहुएं सूखी रोटियां और चटनी लेकर बाहर आती हैं। पूरा परिवार जमीन पर चटाई बिछाकर एक साथ बैठ जाता है। हर किसी की थाली में 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी चटनी रखी जाती है। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही होती है। आज तो कुछ भी मजदूरी नहीं हो पाएगी, पूरा दिन बारिश में खराब हो जाएगा। मुकुल और मयंक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं। अगर राघव तेरे पास थोड़े पैसे हो तो हमें दे दे, आज शहर जाकर कहीं काम ढूंढने की कोशिश करेंगे। भैया जितने हैं सब ले जाइए, काम मिल जाए तो वापस दे देना, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। दोनों भाई पैसे लेते हैं लेकिन उनकी आंखें झुक जाती हैं। हमसे छोटा भाई और उसी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। मजबूरी इंसान का कितना बड़ा इम्तिहान लेती है। खाना खत्म होने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम तक बारिश रुक जाती है। तीनों बहुएं घर के बाहर बैठी ठंडी हवा का आनंद ले रही होती हैं। सामने थोड़ी दूरी पर एक बड़ा 3 मंजिला मकान बन रहा होता है। वहां कई मजदूर काम कर रहे होते हैं। एक आदमी के कमाने से घर नहीं चलने वाला, क्यों ना हम तीनों भी वहाँ मजदूरी करने चले। हाँ दीदी, सुबह घर का काम जल्दी खत्म कर देंगे, उसके बाद पूरे दिन वहीं काम करेंगे। तीनों साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा और कुछ पैसे भी घर आ जाएंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही तीनों बहुएं उठ जाती हैं। घर में लिपाई, पानी भरना, खाना बनाना और बर्तन धोना जल्दी जल्दी खत्म कर लेती हैं। उसके बाद सिर पर दुपट्टा बांधकर 3 मंजिला मकान वाली साइट पर पहुंच जाती हैं। वहां मजदूरों की कमी होती है। आज मजदूर बहुत कम आए हैं, काम करोगी? जी मालिक, पूरा दिन काम करेंगे। ठीक है, आज से तुम तीनों यही काम करो। तीनों बहुएं ईंट उठाने, सीमेंट मिलाने और रेत ढोने का काम शुरू कर देती हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को उन्हें पहली मजदूरी मिलती है। पहली बार अपनी मेहनत की कमाई हाथ में आई है। आज घर में सब्जी लेकर जरूर जाएंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। राघव रोज मजदूरी करता है और तीनों बहुएं भी 3 मंजिला मकान पर काम करती हैं। घर का खर्च पहले से थोड़ा बेहतर चलने लगता है, लेकिन मुकुल और मयंक को अब भी कोई काम नहीं मिलता। दोनों अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। रोज छोटे भाई से पैसे मांगते मांगते खुद से ही शर्म आने लगी है। अब समझ नहीं आता जिंदगी कब बदलेगी। उसी शाम गांव में बन रहे 3 मंजिला मकान की छत पर मुकुल और मयंक अपने पुराने दोस्त दीपक के साथ बैठे होते हैं। हल्की बारिश फिर शुरू हो जाती है। दीपक अपने बैग से शराब की बोतल निकालता है। अरे भाई, जिंदगी के हर दुख का इलाज बस यही है। परेशानियां इतनी है कि कुछ समझ नहीं आता। अरे एक पैग अंदर, सारी टेंशन बाहर। पता नहीं सही कर रहे हैं या नहीं। अरे भाई, बस आज के लिए पी लो। दोनों भाई शराब पी लेते हैं। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाती है। अब जब भी उन्हें कोई परेशानी होती वो दीपक के साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं। अगले दिन तीनों बहुएं फिर 3 मंजिला मकान पर मजदूरी कर रही होती हैं। उनके सिर पर ईंटों का तसला होता है। तेज धूप निकल आई थी लेकिन तीनों बिना रुके काम करती रहती हैं। दीदी, अगर ये मकान बनकर तैयार हो गया तो हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। वो बात की बात है, आज तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कल किसने देखा है, आज जितना कमा सकते हैं कमा लेते हैं। हाँ, भगवान आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। शाम को तीनों बहुओं को मजदूरी के पैसे मिल जाते हैं। घर लौटते समय सड़क किनारे एक सब्जी वाला बची हुई 3 किलो लौकी आधे दाम में बेच रहा होता है। कुछ लौकियां ऊपर से हल्की खराब दिखाई दे रही होती हैं। अरे बहन जी, ये 3 किलो लौकी आधे दाम में ले जाओ, ऊपर से थोड़ी खराब है, अंदर से बिल्कुल ठीक है। दीदी, घर में सब्जी भी नहीं है, यहीं ले लेते हैं, आधे दाम में मिल रही है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। घर जाकर खराब हिस्सा काट देंगे, बाकी से पूरे परिवार का खाना बन जाएगा। 3 बहुएं 3 किलो लौकी खरीद कर अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ती हैं। घर लौटकर लाई हुई 3 किलो लौकी को अच्छी तरह से धोकर उसका खराब हिस्सा काट देती है। नेहा मसाले तैयार करती है, शिल्पा रोटियां सेकती है और प्रियंका लौकी की सब्जी बनाती है। थोड़ी देर में पूरे घर में गर्मा गर्म सब्जी की खुशबू फैल जाती है। कई दिनों बाद घर में रोटी के साथ सब्जी बनी होती है। मम्मी जी, आज सब लोग पेट भरकर लौकी की सब्जी खाएंगे। कुछ देर बाद पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खाने लगता है। सभी कई दिनों बाद सब्जी देखकर खुश हो जाते हैं।
हमारे खुद के बेटे तो शाम होते ही पीकर धुत हो जाते हैं और दूसरी तरफ देखो हमारे घर की बहुएं हमारी इतनी मदद कर रही हैं। शर्म आती है कि हमें अपनी बहुओं की कमाई पर पलना पड़ रहा है। सच कह रही हो कमला, भगवान ने बेटियों के रूप में बहुएं भेज दी हैं। मम्मी जी, हम आपकी बहुएं नहीं आपकी बेटियां हैं। हाँ मम्मी, 3 बेटे हैं तो 3 बेटियां भी हैं आपकी। परिवार अपना है, फिर कमाई किसकी और खर्च किसका। कमला देवी और मोहन जी भावुक होकर तीनों बहुओं को देखते रहते हैं। अगली सुबह तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली लगातार चमक रही थी। सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती हैं। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। आज तो काम पर जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। गांव वाले कह रहे थे कि पूरा 1 हफ्ता तेज बारिश होगी, तब तक कोई भी मजदूर काम पर नहीं जा पाएगा। लगातार बारिश के कारण उनका कच्चा घर पूरी तरह से भीग चुका था। छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। फर्श पर पानी भर गया था। कोई ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा होता है। इधर भी पानी टपकने लगा। जल्दी मिट्टी लाओ, शायद इससे पानी रुक जाए। नेहा और प्रियंका मिट्टी का गाढ़ा लेप बनाकर छत की दीवारों पर लगाने लगती हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पानी फिर से टपकने लगता है। कुछ भी काम नहीं कर रहा। धीरे धीरे पूरा घर गलता जा रहा है। भगवान, अब तू ही कोई रास्ता निकाल। 1 हफ्ते बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो जाता है। धूप निकल आती है। गांव में फिर से मजदूरी शुरू हो जाती है। तीनों बहुएं रोज की तरह 3 मंजिला मकान पर काम कर रही होती हैं। उसी समय उस घर का मालिक अनुराग साइट पर पहुंचता है। वो सभी कर्मचारियों के काम के बारे में बात कर रहा होता है। काम काफी अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा और तेजी से पूरा करना होगा। तभी ऊपर दूसरी मंजिल पर रखी एक मोटी लकड़ी अचानक टूटकर नीचे गिरने लगती है। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। लकड़ी सीधे अनुराग के सिर पर आकर लगती है। जोरदार चोट लगते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अरे मालिक, लगता है डंडा बहुत जोर से सिर पर लगा है। जल्दी उठाओ इन्हें, अगर देर हुई तो हालत और खराब हो जाएगी। आसपास कोई अस्पताल या क्लिनिक नहीं होता। तीनों बहुएं अनुराग को सहारा देकर अपने घर ले आती हैं। उस समय घर पर कोई भी नहीं होता। तीनों बेटे भी बाहर गए हुए होते हैं। शिल्पा, हल्दी और सरसों का तेल ले आओ। दोनों जल्दी पट्टी और लेप लेकर आती हैं। नेहा जल्दी हल्दी का लेप बनाकर अनुराग के सिर पर लगाती है। प्रियंका पुराने साफ कपड़े से उसके सिर पर पट्टी बांध देती है। फिर शिल्पा उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। मैं कहाँ, यहाँ कैसे? आपके सिर पर लकड़ी गिर गई थी, इसीलिए हम आपको यहाँ ले आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मालिक, ऐसी जगह हमेशा संभल कर चलना चाहिए। हादसा कभी भी हो सकता है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। ठीक है मालिक। अनुराग पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी बड़ी गाड़ी काली में बैठता है और वहां से चला जाता है। उसी समय सामने वाले दरवाजे से मोहन जी और कमला देवी घर लौटते हैं। बाहर खड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। तभी गाड़ी वहां से निकल जाती है। अरे, इतनी बड़ी गाड़ी हमारे घर पर किसकी थी? पापा जी, जहाँ हम मजदूरी करते हैं वहाँ के मालिक आए थे। उनके सिर पर चोट लग गई थी, इसीलिए हम उन्हें घर ले आए और पट्टी कर दी। आसपास बैठने की कोई जगह भी नहीं थी, इसीलिए उन्हें यहीं लेकर आना पड़ा। अच्छा किया बेटा, मुसीबत में इंसान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। अरे कमला, तू तो ऐसे घबरा गई थी जैसे सारे नेता तेरे ही घर आने वाले हो। क्या करूं, इतनी बड़ी गाड़ी पहली बार अपने घर के सामने जो देखी थी। मोहन जी की बात सुनकर कमला देवी, तीनों बहुएं और घर के बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या तीनों बहुओं की परीक्षा अभी कभी खत्म हो पाएगी? क्या ये भी कभी अपने परिवार के साथ चैन और खुशियों से भरी जिंदगी जी पाएंगी, या किस्मत हर बार इनके सामने कोई नई मुश्किल खड़ी कर देगी? अगली सुबह गांव की सबसे बड़ी मंडी में काफी भीड़ लगी होती है। चारों तरफ सब्जियों के ठेले, ग्राहकों की आवाजें और मोलभाव की गूंज सुनाई दे रही होती है। तीनों बहुएं अपने हाथों में छोटी छोटी टोकरी लिए सबसे सस्ती सब्जियां ढूंढ रही होती हैं। बारिश से बचने के लिए उन्होंने सिर पर कट्टा ओढ़ रखा होता है। यही वाली ले लेते हैं, थोड़ी पुरानी है लेकिन आधे दाम में मिल रही है। हाँ दीदी, जितने पैसे बचेंगे उतना ही अच्छा है। उसी समय दूसरी तरफ अनुराग और उसकी पत्नी दिव्या भी उसी ठेले पर भिंडी खरीद रहे होते हैं। जैसी नेहा भिंडी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसका हाथ अनुराग के हाथ से टकरा जाता है। अरे भैया, हाथ हटाइए ना, मैं सब्जी चुन रही हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। अरे साहब, आप अब आपकी चोट कैसी है? हाँ, और अब बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मुझे साहब मत बोलिए, भैया बोलिए। ठीक है भैया। और क्या मैं आपको भाभी बोल सकता हूँ? हाँ हाँ, जो मन करे वही बोलिए। भाभी, ये मेरी पत्नी दिव्या है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे भाभी, उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी। अगर आप लोग ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे याद करिएगा। दिव्या की नजर तीनों बहुओं की टोकरियों पर जाती है। उनमें आधे दाम वाली हल्की सड़ी गली सब्जियां रखी होती हैं।
फिर वो तीनों बहुओं के फटे पुराने कपड़े और बारिश से भीगे कट्टों को देखती हैं, जिन्हें उन्होंने सिर पर ओढ़ रखा था ताकि बारिश से थोड़ा बच सके। दूसरी तरफ दिव्या और अनुराग बड़ी छतरी के नीचे खड़े होते हैं। भाभी, आपके घर में सब ठीक तो है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमारा घर गरीब है, इसीलिए आधे दाम वाली सब्जियां खरीद लेते हैं ताकि सबका पेट भर जाए। बारिश इतनी तेज हो रही है कि हमारा घर भी चूने लगा है। घर में ठीक से खाना भी नहीं बन पाता, कपड़े भी नहीं सूखते, बहुत मुश्किल हो रही है। भाभी, अगर आप चाहें तो हमारा एक घर खाली है, अभी पूरी तरह बना नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से काम रुका हुआ है, लेकिन रहने लायक है, आप लोग वहाँ रह सकते हैं। नहीं दीदी, जैसा भी है अपना घर है, कम से कम किसी से मांगना तो नहीं पड़ता। कोई बात नहीं भाभी, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर फोन करना। दिव्या अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकालती है। उस पर अनुराग और दिव्या दोनों के मोबाइल नंबर लिखे होते हैं। वो कार्ड नेहा के हाथ में दे देती है। इसे संभाल कर रखिएगा। आपने इतना सोच लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तीनों बहुएं कुछ सब्जियां खरीदती हैं और वहां से अपने गांव की तरफ चल पड़ती हैं। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। बिजली लगातार चमक रही थी। जैसे ही तीनों बहुएं अपने घर के पास पहुंचती हैं, उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। उनका कच्चा घर पूरी तरह बारिश में ढह चुका होता है। मिट्टी और ईंटें चारों तरफ बिखरी पड़ी होती हैं। पूरा परिवार भीगता हुआ घर के बाहर खड़ा होता है। बेटा देखो, हमारा घर भी चला गया, अब तो हमारे पास अपनी छत भी नहीं बची। अब हम सब कहाँ रहेंगे? तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। दीदी, अभी दिव्या दीदी ने हमें अपना कार्ड दिया था। हाँ, उन्होंने रहने के लिए घर भी ऑफर किया था। चलो पहले किसी से फोन मांगते हैं। नेहा पड़ोस वाली आंटी के घर पहुंचती है। आंटी, आपका फोन 2 मिनट के लिए मिल जाएगा? हाँ बेटा, जरूर, लो बात कर लो। नेहा कांपते हाथों से दिव्या का नंबर मिलाती है। हेलो दीदी, आपने जो रहने के लिए घर बताया था, क्या हम वहाँ रह सकते हैं? हमारा घर बारिश में पूरी तरह टूट गया। भाभी, बिल्कुल रह सकते हैं। अभी उस घर का काम वैसे भी बंद है। जितने दिन चाहो आराम से वहाँ रहो। जब तक आप लोग वहाँ रहेंगे हम निर्माण भी शुरू नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर अध बने 3 मंजिला मकान में पहुंच जाता है। सबने नीचे वाला हिस्सा काफी सुरक्षित होता है। वहीं वो अपना बिस्तर बिछा देते हैं और बाहर छोटी सी रसोई बना लेते हैं। कम से कम सिर पर छत तो मिल गई। भगवान किसी न किसी को फरिश्ता बनाकर जरूर भेजता है। अगले दिन 3 मंजिला अध बने घर की हर मंजिल पर मोटी मोटी मिट्टी की परत पड़ी होती है। सबसे नीचे वाले हिस्से में पूरा परिवार रहता है। बाहर खुले आंगन में ईंटों का छोटा सा चूल्हा बना होता है, जहां तीनों बहुएं रोज खाना बनाती हैं। घर में पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ राघव ही मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा रहा होता है। सब लोग रोज सूखी रोटी और नमक मिर्च की चटनी खाकर गुजारा कर रहे होते हैं। भगवान, कब तक ऐसे दिन दिखाओगे? बस उम्मीद मत छोड़ो कमला। उसी दिन दोपहर में सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटी सी चिड़िया उड़कर आती है। उसकी चोंच में एक पका हुआ टमाटर का छोटा सा टुकड़ा होता है। वो खाते हुए बीज मिट्टी में गिरा देती है और फिर उड़ जाती है। बारिश की कुछ बूंदें और धूप मिलने से वहां एक छोटा सा टमाटर का पौधा निकल आता है। एक दिन तीनों बहुएं घर के बाहर काम खत्म करके खाली बैठी होती हैं। दीदी, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं तीनों मंजिल पर क्या है। वैसे भी थोड़ी ठंडी हवा भी खा लेंगे। हाँ, नीचे तो पूरे दिन धुआं ही धुआं रहता है। चलो ऊपर घूम कर आते हैं। तीनों बहुएं सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचती हैं। तभी उनकी नजर मिट्टी के बीच उगे एक छोटे से टमाटर के पौधे पर पड़ती है। अरे दीदी, यहाँ टमाटर का पौधा? आखिर ये अपने आप कैसे उग गया? अगले दिन तीनों बहुएं कपड़े सुखाने के लिए सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाती हैं। तभी एक हरा तोता उड़कर वहां बैठ जाता है। उसकी चोंच में हरी मिर्च होती है। वो मिर्च खाते खाते उसके बीज मिट्टी में गिरा देता है और फिर उड़ जाता है। देखो दीदी, ये तोता भी यही खाना खा रहा है। लगता है इसे भी हमारी छत पसंद आ गई है। कुछ दिन बाद उसी जगह एक छोटा सा हरी मिर्च का पौधा भी निकल आता है। टमाटर और मिर्च के पौधे देखकर तीनों बहुओं के मन में एक नया विचार आता है। दीदी, अगर बिना लगाए यहाँ पौधे उग सकते हैं तो हम खुद क्यों नहीं खेती शुरू कर देते? बिल्कुल, 3 मंजिलों पर अलग अलग सब्जियां लगाएंगे। वैसे भी सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। इतने दिनों से सूखी रोटी खा रहे हैं। अगर अपनी सब्जियां उग गई तो कम से कम रोटी के साथ सब्जी तो मिलेगी। तीनों मुस्कुराते हैं। अगले ही दिन जब तीनों बहुएं मंडी से आधे दाम वाली हल्की सड़ी गली सब्जियां खरीद कर लाती हैं, तो उसमें से जो सब्जियां पूरी तरह से खराब हो चुकी थी उनके बीज निकाल लेती हैं। इसके बीज पहली मंजिल पर डाल देते हैं। ये बैंगन का। तीनों बहुएं हर मंजिल पर मिट्टी खोद खोद कर अलग अलग बीज डालने लगती हैं। एक दिन बाजार से वो कुछ सस्ते आलू खरीद कर लाती हैं और उनमें से कई आलूओं में हरे हरे अंकुर निकल चुके होते हैं। दीदी, ये तो अंकुरित हो गए। इन्हें फेंकने की क्या जरूरत है? इन्हीं से खेती करेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ हरी डंडी निकली है वहीं से काटकर मिट्टी में लगा देते हैं।
तीनों बहुएं अंकुर वाले आलू मिट्टी में दबा देती हैं। साथ ही टमाटर, मिर्च, बैंगन, लौकी, कद्दू, धनिया और दूसरी सब्जियों के बीज भी जुगाड़ से हर मंजिल पर बो देती हैं। भगवान, अब हमारी मेहनत तुम्हारे भरोसे है। तीनों बहुएं उम्मीद भरी नजरों से उन मिट्टी से भरी मंजिलों को देखती हैं। पूरा परिवार फिर से सूखी रोटी और सिलबट्टे की चटनी खाकर ही गुजारा करने लगता है। अधबना घर चारों तरफ से खुला होता है। कभी रसोई का धुआं पूरे घर में भर जाता है और सभी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कभी दोपहर की तेज धूप से पूरा सीमेंट का फर्श तवे की तरह गर्म हो जाता है। कोई नीचे बैठ भी नहीं पाता और जब तेज बारिश होती है तो पानी अंदर तक आ जाता है। पूरा परिवार भीगते हुए रात गुजारता है। दीदी पता नहीं कब तक ऐसे रहना पड़ेगा। बस थोड़ा और इंतजार, हमारी फसल जरूर तैयार होगी। जैसे तैसे पूरा एक महीना बीत जाता है। हर सुबह और शाम तीनों बहुएं तीनों मंजिलों पर जाकर पौधों की देखभाल करती हैं। आखिरकार पहली और दूसरी मंजिल पर सब्जियां और फल लहलाने लगते हैं। दीदी देखो, हमारी भिंडी कितनी बड़ी हो गई है और ये लौकी की बेल तो पूरी दीवार पर फैल गई है। तीनों बहुएं तीसरी मंजिल पर चारों तरफ मजबूत बांस गाड़ देती हैं। फिर उनके ऊपर मोटी प्लास्टिक की चादर बांध देती हैं ताकि ज्यादा बारिश का पानी सीधे सब्जियों पर न गिरे। अब यहाँ भी अच्छी खेती होगी। कुछ ही दिनों बाद पहली मंजिल से ताजी लौकी, भिंडी, टमाटर और बैंगन तोड़े जाते हैं। दूसरी मंजिल से पपीता और नींबू भी तैयार हो जाते हैं। तीनों बहुएं बहुत खुशी खुशी सारी सब्जियां लेकर नीचे रसोई में आती हैं और ताजा खाना बनाती हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे वाह, कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। ये सब हमारी बहुओं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने 3 मंजिला घर का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। कुछ सीख लो इन तीनों से। तुम लड़के होकर भी कुछ नहीं कर पाए और हमारी बहुओं ने पूरा घर बदल दिया। हाँ मम्मी, अब उनकी तारीफों के पुल बांधना भी बंद कर दो। हम कौन सा उनके भरोसे बैठे हैं, लेकिन मेहनत तो इन्होंने सच में कमाल की ही की है। धीरे धीरे पूरे गांव में 3 मंजिला खेती की चर्चा होने लगती है। आसपास के लोग रोज उस घर को देखने आने लगते हैं। बेल वाली लौकी और तोरई दीवारों पर लटक रही होती है। हर मंजिल हरियाली से भर चुकी होती है। अरे बेटा, तुम तीनों बहुओं ने तो कमाल कर दिया। 3 मंजिला घर में इतनी सुंदर खेती और रसोई। आंटी, ये सब मेहनत का फल है। बेटा थोड़ी सी लौकी और भिंडी हमें भी दे देना। क्यों नहीं आंटी, अभी तोड़ कर देती हूँ। तीनों बहुएं पड़ोसियों को भी खुशी खुशी ताजी सब्जियां बांटने लगती हैं। पूरे गांव में उनकी तारीफ होने लगती है। हालांकि सब्जियां और फल मिल रहे होते हैं, लेकिन घर में राशन अभी भी बहुत कम होता है। एक दिन आटा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दीदी, अब रोटी कैसे बनेगी? पता नहीं ये दिक्कत कब खत्म होगी। तीनों बहू बचे हुए आटे से पूरे परिवार के लिए रोटियां तैयार करती हैं और खुद भूखी रहती हैं। अगले दिन सुबह सुबह अचानक नीचे बेसमेंट जैसी खाली जगह से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। पूरा घर उस आवाज से गूंज उठता है। पता नहीं सुबह सुबह ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। तीनों बहुएं धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ जाती हैं। वहां एक छोटा बच्चा स्कूल ड्रेस पहने, कंधे पर बैग टांगे, डरा सहमा बैठा जोर जोर से रो रहा होता है। बेटा इधर आओ, डरो मत, हम तुम्हारी आंटी हैं। बच्चा भागकर तीनों बहुओं के पास आ जाता है। आंटी, मैं खो गया हूँ। मेरे पापा यहाँ काम करते हैं, वो थोड़ी देर में मुझे लेने आएंगे। बेटा तुम्हारे पापा का नंबर पता है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। कोई बात नहीं, पहले चलो खाना खा लो, फिर हम मिलजुल कर तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढेंगे। तीनों बहुएं बच्चे को ऊपर लेकर आती हैं। पूरा परिवार उसे देखकर हैरान रह जाता है। पता नहीं किसका बच्चा है बेचारा। पहले इसे खाना खिला दो, भूखा लग रहा है। तीनों बहुएं रसोई में जाकर बच्चे के लिए गर्म खाना बनाती हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार बच्चे के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। बेटा अभी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश रुकते ही तुम्हें तुम्हारे पापा के पास पहुंचा देंगे। खाना खाने के बाद कमला देवी और मोहन जी ऊपर खेती देखने चले जाते हैं कि कहीं ज्यादा बारिश से फसल खराब तो नहीं हो रही। तभी नेहा की नजर बच्चे के स्कूल बैग पर लगे आईडी कार्ड पर पड़ती है। दीदी देखो, इसके आईडी कार्ड पर इसके पापा का मोबाइल नंबर लिखा है। जल्दी चलो, शकुंतला आंटी से फोन मांगते हैं। तीनों बहुएं पड़ोस में रहने वाली शकुंतला आंटी के घर पहुंचती हैं। शकुंतला आंटी, 2 मिनट के लिए अपना फोन मिल जाएगा? हाँ बेटा, बिल्कुल। नेहा आई कार्ड पर लिखा नंबर मिलाती है। फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ फोन अनुराग उठाता है। कुछ ही देर बाद एक बड़ी काली गाड़ी 3 मंजिला घर के बाहर आकर रुकती है। अनुराग और दिव्या जल्दी जल्दी अंदर आते हैं। जैसे उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है, दोनों दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। बेटा तू कहाँ चला गया था? हमने तो पूरे शहर में ढूंढा, स्कूल में भी फोन किया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि तू कहाँ है। मम्मी, मैं रास्ते में खो गया था, फिर पापा की साइड पे पहुंच गया। मुझे लगा पापा वहीं मिल जाएंगे। अनुराग अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरता है। फिर उसकी नजर तीनों बहुओं और पूरे परिवार पर जाती है। पता नहीं इन लोगों से मेरा कैसा रिश्ता है। जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ता हूँ, ये लोग मुझे बचा लेते हैं, और जब भी इन्हें जरूरत होती है, मुझे इनके पास आने का मौका मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग मेरे अपने परिवार का हिस्सा हों।
भाभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बार फिर हमारे परिवार की मदद की। दीदी शायद भगवान ने ही हमारा रिश्ता बनाया है, इसीलिए हम बार बार मिल जाते हैं। भाभी अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना सोचे हमें बता देना, हम सच में आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने हमें रहने के लिए इतना बड़ा घर दे दिया, इससे बड़ी मदद हमारे लिए और क्या होगी। तभी बाहर से लड़खड़ाते कदमों की आवाज आती है। मुकुल और मयंक शराब के नशे में धुत होकर घर के अंदर आते हैं। दोनों ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। भाभी सब ठीक तो है ना? जी आप चिंता मत कीजिए। दिक्कत पूछ रहे हो? हमारे जीवन में सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है। हम गरीब आदमी हैं, दिक्कत ही दिक्कत है। कभी काम नहीं, कभी खाने को पैसे नहीं, कभी सूखी रोटी, कभी भूखे पेट सोना। ना जमीन, ना पैसा, ना अपना घर, इससे ज्यादा दुख और क्या होगा। दोनों बिना कुछ समझे लगातार उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। बस करो, जरा भी शर्म नहीं है? घर में मेहमान आए हैं और तुम लोग क्या क्या बोले जा रहे हो? तभी दोनों भाइयों का संतुलन बिगड़ जाता है और वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। भाभी भैया जो कह रहे थे, क्या सच में कि घर में पैसों की इतनी दिक्कत है? पहले राघव ही मजदूरी करता था, अब कुछ दिनों से उसे भी काम नहीं मिल रहा और यहाँ का निर्माण कार्य भी बंद हो गया है, इसीलिए हमारी मजदूरी भी बंद हो गई। अभी घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अपना भाई समझिए। शहर में मेरी एक और बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, राघव भैया को वहां भेज दीजिए, वो मुझे फोन कर देंगे, मैं उन्हें वहीं काम दिला दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगले ही दिन सुबह राघव शहर की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। अनुराग उसे मजदूरी का काम दिला देता है। राघव पूरे मन लगाकर मेहनत करने लगता है। दूसरी तरफ घर में तीनों बहुएं अपनी उगाई हुई ताजी सब्जियों से खाना बनाती हैं। अब सब्जियों की कमी नहीं रहती, लेकिन बाकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जल्दी जल्दी में राघव अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद कमला देवी की नजर रसोई में रखे टिफिन पर पड़ती है। अरे मेरा बच्चा तो भूखे पेट ही काम पर चला गया। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम लेकर चले जाते हैं। बेटा शहर में कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी, मैं ही देकर आती हूँ। मैं चला जाता हूँ। नहीं जी, आपके पैरों में पहले से ही दर्द है, आप आराम कीजिए। कमला देवी हाथ में टिफिन लेकर पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में लोगों से पूछते पूछते आखिरकार वो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाती है। राघव सिर पर सीमेंट की टोकरी उठाकर मेहनत से काम कर रहा होता है। अनुराग भी वहीं खड़ा होकर काम की निगरानी कर रहा होता है। राघव बेटा तेरा टिफिन। अरे मम्मी, आपको आने की क्या जरूरत थी? अनुराग जैसी कमला देवी को देखता है वो अचानक हैरान रह जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। मम्मी आपने पहचाना नहीं? मैं अनुराग हूँ। बेटा मैं तो तुझे जानती भी नहीं। मम्मी मैं वही छोटा अनुराग हूँ जिसे आपने बचपन में सहारा दिया था, स्कूल में पढ़ाया था और अपने बेटे की तरह रखा था। अनुराग नाम सुनते ही कमला देवी की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अरे अनुराग मेरा बच्चा। अनुराग कमला देवी के गले लग जाता है। बेटा तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कितना याद करा था। मम्मी मुझे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी, फिर मैं दूसरे शहर चला गया। उसके बाद जिंदगी इतनी बदल गई कि वापस आने का मौका ही नहीं मिला। चल बेटा आज घर चल, इतने साल बाद मिला है। मम्मी आप इन्हें पहले से जानती थी? बेटा ये कोई पराया नहीं है, ये तो तुम्हारा बड़ा भाई जैसा है। आज इतने सालों बाद भगवान ने इसे फिर से हमें मिला दिया। चलिए मम्मी जी, मैं भी आपके साथ घर चलता हूँ। अनुराग अपनी गाड़ी निकालता है। कमला देवी, राघव और अनुराग तीनों साथ बैठकर उस अधबने 3 मंजिला घर की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में तीनों गाड़ी से 3 मंजिला घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर पूरा परिवार बैठा होता है। जैसे अनुराग अंदर आता है उसकी नजर तीनों बहुओं पर पड़ती है और वो हैरानी से उन्हें देखने लगता है। अरे भैया आप यहाँ और मम्मी जी के साथ? तीनों बहुएं भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। मैं तो रोज अपने ही परिवार वालों से मिलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। मैं हमेशा सोचता था कि आप लोगों से इतना अपनापन क्यों महसूस होता है। हर बार ऐसा क्यों लगता था कि आप मेरे अपने हैं। अनुराग की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आपकी बहुएं हैं और आप लोग इतनी मुश्किल में यहाँ रह रहे हैं। मैं तो इन्हें सिर्फ अपनी भाभी कहकर बुलाता था। अरे बेटा इसमें तेरी क्या गलती, हम पहले भी कौन से अमीर थे। फर्क बस इतना था कि पहले खेती थी इसीलिए गुजारा हो जाता था। देख यही है तेरा पूरा परिवार, तेरे 3 भैया और ये तेरी 3 भाभियां। तभी तीनों बहुएं पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। मम्मी जी हम तो इन्हें अपने मालिक के रूप में जानते थे, लेकिन आप इन्हें कैसे जानती हैं? और ये आप लोगों को मम्मी और पापा जी क्यों बोल रहे हैं? आखिर आप सबका रिश्ता क्या है? भाभी आज मैं आपको सब कुछ बताता हूँ।
कई साल पहले की बात है। कमला देवी और मोहन जी अपने 2 छोटे बेटों के साथ खेती करके अपना जीवन चलाते थे। एक दिन खेत पर जाते समय उन्हें रास्ते में लगभग 8 साल का एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। कोई मुझे मेरे मम्मी पापा के पास पहुंचा दो, मैं रास्ता भूल गया हूँ। वो गांव के कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसे अपने घर रखने को तैयार नहीं होता। अरे बेचारा कितना भूखा और डरा हुआ लग रहा है। बेटा अब तो अकेला नहीं है, चल हमारे साथ। कमला देवी और मोहन जी उसे अपने घर ले आते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और अपने बच्चों की तरह रखने लगते हैं। धीरे धीरे अनुराग भी राघव, मुकुल और मयंक के साथ बड़ा होने लगता है। तीनों सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए अनुराग का भी उसी स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है। अब तुम तीनों भाई नहीं 4 भाई हो। समय तेजी से बीतता है। चारों बच्चे स्कूल खत्म करके कॉलेज पहुंच जाते हैं। अनुराग पढ़ाई में सबसे तेज होता है, उसे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है। मम्मी मुझे शहर में पढ़ने का मौका मिल गया। जा बेटा, खूब नाम कमा। अनुराग पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला जाता है। धीरे धीरे उसका संपर्क टूट जाता है और वर्षों तक दोनों परिवार एक दूसरे से नहीं मिल पाते। अच्छा, तो आप हमारे देवर जी निकले। हाँ भाभी। मम्मी अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं आप सबके लिए एक अच्छा घर बनवाऊंगा। बेटा हमने तेरे लिए कोई एहसान नहीं किया था, हमने तो तुझे हमेशा अपना बेटा माना। मुझे सब पता है पापा, इसीलिए तो आज मैं भी अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। अच्छा, पहले इतनी बातें छोड़, पहले खाना खा। अरे माँ, आपके हाथ का खाना खाए हुए तो कितना समय हो गया, बहुत याद आता था। तीनों बहुएं ऊपर से ताजी लौकी, भिंडी, टमाटर, बैंगन और पपीता तोड़कर लाती हैं। नीचे रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। वाह, इतनी स्वादिष्ट सब्जियां कहाँ से लाई हैं? चलिए भैया, आपको दिखाते हैं। तीनों बहुएं अनुराग को ऊपर 3 मंजिलों पर लेकर जाती हैं। पहली मंजिल पर टमाटर, भिंडी, लौकी, बैंगन और मिर्च लगी होती है। दूसरी मंजिल पर पपीता, अमरूद, नींबू और केले के पौधे लगे होते हैं। तीसरी मंजिल पर नई फसल और हरी सब्जियां उग रही होती हैं। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अब भैया आपको भी यहीं की सब्जियां खिलाएंगे। बिल्कुल, अब मैं भी आपकी 3 मंजिला खेती का हिस्सा हूँ। सभी लोग नीचे वापस आ जाते हैं। मम्मी, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, अब मेरी बारी है और इस बार आप मुझे मना नहीं करेंगी। बेटा तेरा अपना परिवार भी है, तू हम पर इतना खर्च क्यों करेगा? अरे बच्चों की बात चली है तो पहले आप सब मेरे घर चलिए, दिव्या भी आप सबसे मिलना चाहती है। पूरा परिवार अनुराग की बड़ी गाड़ी में बैठ जाता है। तीनों बहुएं अपनी उगाई हुई ताजी सब्जियां भी रख लेती हैं। कुछ देर बाद सभी अनुराग के बड़े और सुंदर घर पहुंच जाते हैं। दिव्या सबसे पहले कमला देवी और मोहन जी के पैर छूती है। मम्मी जी, पापा जी, मैं तो आप सबसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रही थी। और भाभी, मुझे क्या पता था कि आप मेरी असली भाभियां निकलेंगी। सभी लोग हंसने लगते हैं। कुछ देर तक सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर कमला देवी और उनका परिवार वापस जाने के लिए उठता है। मम्मी 1 मिनट रुकिए। अनुराग एक फाइल लेकर आता है और उसमें से एक रजिस्ट्री का पेपर निकालकर कमला देवी के हाथ पे रख देता है। मम्मी, जिस 3 मंजिला कंस्ट्रक्शन साइट में आप रह रही हैं, आज से वो आपके नाम है। अरे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे ये जरूरत नहीं, बेटे की तरफ से अपनी माँ के लिए छोटा सा तोहफा है, अब मना मत करिए। कमला देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। कुछ महीनों बाद उसी 3 मंजिला खेती वाले घर के ठीक बगल में अनुराग एक नया मजबूत पक्का 3 मंजिला मकान बनवा देता है। अब परिवार के रहने के लिए सुरक्षित घर भी होता है और पुरानी 3 मंजिला खेती और रसोई भी वैसी ही बनी रहती है। अब हमारी 3 मंजिला खेती भी रहेगी और हमारी रसोई भी। सबसे बड़ी बात, अब बारिश में रहने की चिंता भी नहीं रहेगी। शाम को पूरा परिवार नए घर के बाहर खड़ा होकर एक तरफ हरे भरे 3 मंजिला खेती वाले घर को देख रहा होता है और दूसरी तरफ अपने नए पक्के घर को। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। आज पहली बार लग रहा है कि मैंने जिंदगी में सच में कुछ अच्छा किया है। अब मुझे लगता है कि सच में एक सफल इंसान बन गया हूँ। तीनों बहुएं रोज की तरह ताजी सब्जियां तोड़कर अनुराग और दिव्या के घर भी भेजती रहती हैं। दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। तो बताइए, क्या हमें किसी की भलाई सिर्फ बदले में कुछ पाने की उम्मीद से करनी चाहिए, या फिर एक अच्छे दिल और इंसानियत के नाते बिना किसी स्वार्थ के हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए?